नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चीन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स यानी प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन में जो साम्यवादी दल है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके संगठन और भूमिका पर हम चर्चा करेंगे। चीन में चूंकि अलग तरह की व्यवस्था है, वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। वहाँ चीन में जो साम्यवादी दल है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हम चर्चा करेंगे। चीन में साम्यवादी दल का संगठन दल के संविधान पर आधारित है। साम्यवादी दल ने परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान संविधान लागू किया। वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया। उससे पहले 1954, 1975 और 1978 में भी संविधान लागू किए गए थे, यानी 3 संविधान पहले लागू किए गए थे। वर्तमान यह चौथा संविधान है। वर्तमान में दल का संगठन इसी नए संविधान पर आधारित है। इसमें साम्यवादी दल का 3 स्तरीय संगठन है: प्रारंभिक, स्थानीय व राष्ट्रीय। उसका संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अनुसार किया जाता है। चीन में साम्यवादी दल की इकाइयों की स्थापना शासन के अंगों के समानांतर की गई है। जहां शासन की इकाइयों को जन कांग्रेस और कार्यकारिणी को परिषद कहते हैं। शासन की जो इकाई उसको जन कांग्रेस, उसको परिषद कहते हैं। वहां दल की इकाइयों को दल कांग्रेस और कार्यकारिणी को दल समिति कहते हैं। जिस प्रकार परिषद का काम जन कांग्रेस के कार्यक्रम लागू करना, उसी प्रकार दल समिति का काम होता है दल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रहते हुए उसके कार्यक्रमों को लागू करना। साम्यवादी दल का अगर संगठन देखते हैं तो 3 प्रकार से इसका प्रारंभिक दल संगठन, स्थानीय दल संगठन और राष्ट्रीय दल संगठन। संगठन जो है निम्न से उच्च स्तर की तरफ है। सर्वप्रथम प्रारंभिक दल संगठन। साम्यवादी दल के संगठन की पहली व छोटी इकाई को सेल या कोशिका कहते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है। इसकी स्थापना प्रत्येक कृषि फॉर्म, कारखाने, उद्योग व सेना में की जाती है। इसका कार्य जनता से सीधा संपर्क रखना व जनता को दल की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी देना व उनका समर्थन प्राप्त करना होता है। इसमें 20 सदस्य होते हैं, यानी छोटी इकाई है और यह प्रारंभिक रूप से सबसे छोटी सेल या कोशिका है, जैसे बॉडी में सेल होती है। स्थानीय दल संगठन। स्थानीय दल संगठन स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे ग्राम, शहर, काउंटी, प्रदेश तथा प्रांत इत्यादि। किसी ग्रामीण क्षेत्र में दल का स्थानीय संगठन ग्रामीण दल कांग्रेस, इसके ऊपर काउंटी दल कांग्रेस होता है। किसी शहर क्षेत्र में स्थानीय संगठन शहर दल कांग्रेस है, इसके ऊपर नगर पालिका दल कांग्रेस होती है। ये स्थानीय दल कांग्रेस हुआ। काउंटी तथा नगर पालिकाओं के ऊपर संयुक्त रूप से जिला दल कांग्रेस तथा विभिन्न जिलों पर प्रादेशिक दल कांग्रेस तथा इनके ऊपर प्रांतीय दल कांग्रेस होता है। इसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे नीचे के स्तर के स्थानीय दल संगठन अपने से ठीक ऊपर के दल संगठन का चुनाव करते हैं। प्रत्येक दल कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी का चुनाव करता है, जिसे दल समिति कहा जाता है। यह अपने से संबंधित कांग्रेस के कार्यक्रम लागू करती है व उसके प्रति उत्तरदायी होती है। फिर है राष्ट्रीय दल संगठन। यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है।
चीन के साम्यवादी दल में सर्वोच्च अंग राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, ये सर्वोच्च है। इसका चुनाव विभिन्न प्रांतीय दल कांग्रेसों द्वारा किया जाता है। इस अंग को दल की नीतियों, निर्णयों व कार्यक्रमों के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, किंतु व्यवहार में इसका प्रयोग दल की केंद्रीय समिति द्वारा किया जाता है। तो सेंट्रल कमेटी जो है, दल के संविधान के अनुसार केंद्रीय समिति दल की कार्यकारिणी होती है। इसके सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय दल कांग्रेस द्वारा 5 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 356। केंद्रीय समिति भी बड़ी संस्था है। यह अपनी सहायता के लिए अनेक अंगों का निर्वाचन करती है, जैसे दल नियंत्रक आयोग, दल सैनिक आयोग, दल का सचिवालय तथा पोलित ब्यूरो व इसकी स्थायी समिति है। पोलित ब्यूरो की सदस्य संख्या 23 व इसकी स्थायी समिति में 9 सदस्य होते हैं। यह साम्यवादी दल का प्रमुख अंग है तथा नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था, परंतु व्यवहार में शक्ति का प्रयोग स्थायी समिति करती है। स्थायी समिति को साम्यवादी दल का मस्तिष्क कहते हैं। ये स्थायी समिति यानी ये मेन स्थायी समिति होती है, क्योंकि दल बड़ा हो जाता है वह उसमें ही प्रभावशाली नेताओं को स्थान दिया जाता है। इस समिति को ही चीन की संपूर्ण राजनीति का नियंत्रक तत्व माना जाता है। इसके साथ ही साम्यवादी दल के कुछ सहायक संगठन भी है, जैसे युवा साम्यवादी लीग, रेड गार्ड्स, लिटिल रेड गार्ड्स, चीनी मजदूर संघ, महिला संगठन इत्यादि। तो इसमें दल में जो इसका मस्तिष्क है वो स्थायी समिति है। इससे आगे हम देखेंगे चीन के साम्यवादी दल की सदस्यता कैसे ली जाती है, इसकी मेंबरशिप। चीन में एक दल की व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी दल है। हालांकि अन्य दल भी है, परंतु नियंत्रण साम्यवादी दल के पास है। इनका साम्यवादी दल ही प्रमुख संगठन है। यह दल अपनी सदस्यता के बारे में संख्या की तुलना में गुणात्मकता को ज्यादा महत्व देती है। संख्या कम हो सकती है, परंतु गुणात्मकता होनी चाहिए। वो लोग शामिल किए जाते हैं जो उसकी विचारधारा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए इसके सदस्य सीमित हैं। इसके साथ समय समय पर शुद्धि आंदोलन चलाकर अयोग्य सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाता है। चीन में दल में लगातार बने रहना प्रतिष्ठा का विषय है। पहले सदस्यों की भर्ती दल में भर्ती के लिए कुछ शर्तें हैं। उसे चीन का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, कृषक या मजदूर वर्ग से हो, उसे दल के संविधान, नीति व कार्यक्रम में विश्वास होना चाहिए। चीन में सदस्यता प्राप्ति कठोर है। लंबी जांच के बाद किसी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण काल जो है प्रोबेशन पीरियड पर अस्थायी सदस्यता दी जाती है और उस पर पूरी नजर रखी जाती है। पूर्ण संतुष्टि पर ही पूरी सदस्यता दी जाती है। इसके बाद भी उसका प्रशिक्षण चलता रहता है। समय समय पर अयोग्य व अनुशासनहीन सदस्यों को दल से निकाला जाता है। इस दल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसान व मजदूर वर्ग को प्राप्त है व सीमित मात्रा में बुद्धिजीवी व विद्यार्थी वर्ग को स्थान दिया जाता है। दूसरा, सदस्यों के कार्य व अधिकार क्या है। दल के सदस्यों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद व माओवाद का अध्ययन करना, दल व जनता के हित के लिए काम करना चाहिए व आवश्यकता होने पर अपना आचरण सुधारना व मातृभूमि की रक्षा करना। यानी ये इसकी फिलोसॉफी मार्क्सवाद और लेनिनवाद, इसी को माओ ने चीन में अपनाया क्रांति की 1949 में। तो उसी मार्क्सवाद लेनिनवाद को चीन के संदर्भ में माओ ने अपनाया। तो इसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के साथ व्यवहार करना। सदस्यों को संबंधित शाखा की बैठकों में भाग लेने, विचार रखने, मतदान करने, दल के कार्यक्रमों की सूचना तथा अधिकारियों का आलोचना करना व सुझाव देना शामिल है। आलोचना हालांकि वहां पर सीमित की जा सकती है, इतना कठोर नियंत्रण रहता है। ये इसमें भर्ती और अधिकार। इसके बाद देखेंगे चीन के साम्यवादी दल की क्या भूमिका है चीन के संविधान में या पूरे देश में। पहला, शासन का नेतृत्व करना।
और उसका नियंत्रण भी है। तो उसमें चीन में प्रमुख साम्यवादी दल यही एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई, इसे संविधान में मान्यता दी गई है। चीन के शासन में तीनों अंगों के सभी सदस्यों के निर्वाचन व नियुक्ति दल के अनुसार ही किया जाता है। तीनों सदस्य यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा शासन के सभी स्तरों के समांतर दल के संगठन की व्यवस्था की गई है। साम्यवादी दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर नीतियां बनाता है व लागू करता है। चीन में साम्यवादी दल सेना का नेतृत्व व नियंत्रण भी रखता है। अपने दल सैनिक आयोग द्वारा शासन के केंद्रीय सैनिक आयोग का नियंत्रण रखता है। सेना के लिए केंद्रीय सैनिक आयोग है। और दूसरा, जनता में निरंतर क्रांति की भावना बनाए रखना। चीन में 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक दल की सभी सफलताओं का एकमात्र आधार जनता की क्रांतिकारी भावना रही है। इसी भावना से ही चीन में मुक्ति सेना का गठन हुआ, राष्ट्रीय व विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष हुआ और 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। इसके बाद भी क्रांतिकारी भावना का योगदान रहा है। वर्तमान में इसी भावना के आधार पर समाजवादी आधुनिकीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाता है, यानी लगातार क्रांति की भावना बनाए रखते हैं और जो अयोग्य सदस्य होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से उनको उससे निकाल दिया जाता है। जनता का मार्गदर्शन व नेतृत्व करना। साम्यवादी दल स्वयं को जनता के हितों का रक्षक मानता है। उसका दर्शन है जनता का हित ही दल का हित है। उस दल का दावा भी है कि वह जनता के हितों को अच्छी तरह जानता है। इसी आधार पर उसे जनता के मार्गदर्शन का अधिकार है। दल जनता को जनहित के लिए प्रेरणा देता है। वह एक और जनता को मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की शिक्षा देता है और दूसरी ओर जन आंदोलन चलाकर जनहित के जनता को लगातार संघर्षशील बनाए रखना चाहता है। फिर है चौथा, जन संगठनों का नेतृत्व व नियंत्रण करना। सभी प्रकार के जन संगठनों का निर्माण, नेतृत्व व संचालन के लिए दल की एक ही नीति है। वह अपने किसी प्रशिक्षित व निष्ठावान पदाधिकारी के नेतृत्व में किसी जन संगठन का निर्माण करता है और उसमें ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है जो पहले साम्यवादी दल के सदस्य नहीं होता। इस प्रकार के संगठन युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा मजदूरों व बुद्धिजीवियों, कला, साहित्य से संबंधित होते हैं। इन जन संगठनों के द्वारा दल उनकी नीतियों व कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखता है तथा यह साम्यवादी दल के सहायक की भूमिका का काम करते हैं। साम्यवादी दल इन संगठनों के माध्यम से विरोधियों का प्रभाव समाप्त करता है व समाजवादी व्यवस्था की रक्षा व विकास का कार्य किया जाता है। वर्तमान में जो जन आंदोलन वो चल रहा है, एक परिवार एक बच्चा तथा 4 तरह से आधुनिकीकरण अभियान है, कृषि, उद्योग, रक्षा तथा विज्ञान व तकनीकी। फिर दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका। चीन में साम्यवादी दल के बारे में सर्वाधिकारवाद का अर्थ है कि दल व्यक्ति व समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करता है वह अपने ढंग से इनका संचालन करने में सफल हो जाता है। चीन में दल व्यक्ति के आचरण पर समाजवादी विचारधारा व संस्कृति लागू करता है, राजनीति को स्पष्ट व प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। साम्यवादी दर्शन इनको नैतिक औचित्य प्रदान करता है और राष्ट्रीय संविधान ने शासन के क्षेत्र में दल के नेतृत्व को स्वीकार कर कानूनी आधार प्रदान किया है। दल समाज के आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन में अपने सहायक संगठनों द्वारा नेतृत्व व नियंत्रण स्थापित करता है। साम्यवादी दल अपने पक्ष में जनमत बनाए रखता है तथा ऐसा उग्र वर्ग भी बनाए रखता है जो विरोधियों के प्रति उग्रवादी कार्रवाई कर सके।
जो दल की नीतियों व कानूनों का विरोध करते हैं। उन्हें जो विरोध करते हैं उन्हें प्रतिक्रांतिकारी, पूंजीवाद के एजेंट तथा वर्ग शत्रु घोषित करके दमन कर दिया जाता है। इस काम में शासन का पूरा सहयोग रहता है। जैसे 100 फूल खिलने दो, 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग, एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें पहले लोगों से अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया। जब लोगों ने विचार प्रकट कर लिए गए तो जो साम्यवादी वर्ग के खिलाफ विचार रखे थे जिन्होंने, उन सबको सांस्कृतिक क्रांति द्वारा समाप्त कर दिया गया। लंबी छलांग तथा 1989 में थियन नामन चौक हत्याकांड जैसी घटनाएं जिसमें जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे उनका दमन कर दिया गया था, ये दल के सर्वाधिकारवादी रूप को दिखाते हैं। मूल्यांकन कर सकते हैं हम इसमें। इस प्रकार चीन में साम्यवादी दल की इस समस्त भूमिका का आधार मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी दर्शन में ढूंढा जा सकता है, जो अपनी प्रकृति से सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का समर्थक है। चीन में इस दल की सफलता का कारण राष्ट्रीय संविधान में दल को मान्यता देना, यानी राजनीतिक दल को संविधान में मान्यता देगी। सामान्य ऐसा नहीं होता किसी अन्य देश में। उसमें परिवर्तन व व्याख्या का एकमात्र अधिकार साम्यवादी दल को देना ही है। एकमात्र दल को ही जनहित का स्वरूप तय करने का अधिकार दिया गया है। यह दल समय समय पर अपनी योजनाओं द्वारा जनमत को पक्ष में रखता है व विरोधी वर्ग का दमन करता है। दल अपने संगठन शक्ति के कारण ही शासन, सेना व समाज पर नियंत्रण रखता है। उसके 3 उप कारण हो सकते हैं। दल की सेना समाज व शासन में इतनी मजबूत संगठन, दल का पिरामिड की तरह आकार व दल द्वारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद को लागू करना, ये इसकी सफलता के कारण है। इसलिए वो आज भी उस पर पकड़ बनाए हुए हैं। तो इस चीन के संविधान को समझने के लिए साम्यवादी दल को समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।